नाजरीन, आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा कि एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार सच्चाई सामने लेके आता आता जान की बाजी हार गया, उसने मौत को कबूल कर लिया। आज की स्टोरी भी कुछ इस तरह की है कि एक पत्रकार सच्चाई बाहर लेके आता आता मौत की वादी में चला गया। तो ये कहानी है क्या, चले जाके शुरू से शुरू करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश चंदाकर केस के बारे में। नाजरीन ग्रामी, छत्तीसगढ़ का एक इलाका होता है बीजापुरा। नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे एक गाँव होता है जिसका नाम होता है बुरीपारा। नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे दो भाई रहते हैं, जिसमें बड़ा भाई होता है युकेश चंदाकर और छोटा भाई होता है मुकेश चंदाकर। नाजरीन ग्रामी, इन लोगों ने दो कमरे रेंट के ऊपर ले रखे होते हैं। एक कमरे में रहता है बड़ा भाई युकेश चंदाकर और एक कमरे में रहता है छोटा भाई मुकेश चंदाकर। नाजरीन ग्रामी, इन दोनों के कमरे आमने सामने होते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये जो बड़ा भाई होता है ये भी पत्रकार होता है और ये जो छोटा भाई होता है ये भी पत्रकार होता है। नाजरीन, अब इनके बारे में जान लेते हैं कि ये जो छोटा भाई मुकेश चंदाकर है ये कैसे पत्रकार बना और बड़ा भाई युकेश चंदाकर कैसे पत्रकार बना। नाजरीन ग्रामी, ये बचपन में ही होते हैं कि इनका बाप फौत हो जाता है, पीछे इनकी माँ रह जाती है। इनके पास अपनी घर की जगह होती है, अपनी जमीन होती है, लेकिन नाजरीन ग्रामी वहाँ के जो माँ वाली लोग होते हैं वो इनसे घर छीन लेते हैं। अब जिस गाँव में ये किराए के ऊपर रह रहे होते हैं, साथ वाले इलाके में इनका जाती घर भी होता है, लेकिन ये उस घर में जा नहीं सकते क्योंकि उन लोगों ने कब्जा कर रखा होता है। नाजरीन, इन लोगों के पास पैसे नहीं होते, ये लोगों के यहाँ मजदूरियाँ करते हैं। मजदूरियाँ करने के बाद पैसे कमाते हैं और अपने स्कूल की किताबें लेते हैं और स्कूल जाते हैं। बड़ा भाई जब बड़ा हो जाता है युकेश चंदाकर, तो वो जर्नलिस्ट बन जाता है। नाजरीन ग्रामी, वो पत्रकार बनने के बाद कमाई करना शुरू हो जाता है, यूं वो अपने भाई को भी पढ़ाता है। अब जो छोटा भाई होता है उसकी ख्वाहिश तो काफी बड़ी होती है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं आता, इसलिए वो अपने बड़े भाई युकेश चंदाकर से यही सीखता है कि पत्रकार कैसे बना जाता है। अब जो बड़ा भाई युकेश चंदाकर होता है अपने छोटे भाई मुकेश चंदाकर को कैमरा पकड़ना सिखाता है और रिपोर्ट तैयार करनी सिखाता है। यूं नाजरीन ग्रामी, पढ़ लिख जाने के बाद ये जो मुकेश चंदाकर होता है ये क्या करता है कि ये खबरें ढूंढने शुरू कर देता है। नाजरीन ग्रामी, ये करीब ही अपने इलाके के पहाड़ी इलाके में एक लेक दरियाफ्त करते हैं और ये लेक दरियाफ्त करने के बाद मीडिया को ये खबर बेच देते हैं। नाजरीन ग्रामी, यूं इनकी ये खबरें आधा घंटा चलती है। ऐसे ही ये दोनों भाई अपना काम कर रहे होते हैं। ये जो मुकेश होता है छोटा भाई, ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाता है और ये करते यूं है कि ये खबरें तलाश करते हैं, जो भी छोटी मोटी खबर मिलती हैं उनको ब्रेक करते हैं और ऐसे करते हैं कि ये बड़े बड़े मीडिया चैनल को भी खबरें ढूंढ के देते हैं और उन खबरों के पैसे लेते हैं। नाजरीन ग्रामी, इनका सिलसिला यूं ही चल रहा होता है। नाजरीन, ये जो छोटा भाई होता है ये ऐसी ऐसी जगह के ऊपर जाके न्यूज इकट्ठी करता है जहाँ पे एजेंसियां भी नहीं जा सकती, फौज भी नहीं जाती। जैसा कि ये लोग जो होते हैं जंगली लोग, जिनको हम कहते हैं आदि नस्ली लोग, नाजरीन ग्रामी ये जंगल में रहते हैं, इनके पास अपने हथियार होते हैं, ये किसी एजेंसी को, किसी पुलिस को नहीं मानते, ये अपने ही कानून होते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये अक्सर लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और पैसे लेके तेवान लेके उनको छोड़ते हैं। ये किसी को भी कत्ल कर देते हैं, लेकिन किसी पुलिस की, किसी की हिम्मत नहीं होती कि जंगल में जाके इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और इनके रहन सहन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन ये जो मुकेश होता है ये जंगल में जाता है, काफी दिक्कत भरा काम करता है और इन माओवादी नक्सली लोगों के बीच जाता है, बीच जाके उनके साथ जान पहचान बनाता है और मीडिया के सामने उनकी चीजें लेके आता है कि कैसे वो लोग रहन सहन कर लेते हैं। नजरीन ग्रामी, ये वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है कि वहाँ का एक CRP का कमांडो जवान होता है। नाजरीन, वो जंगल में कहीं जा रहे होते हैं कि माओवादी लोग जो होते हैं कमांडो को अगवा करके अपने इलाके में ले जाते हैं। अब फौज की हिम्मत भी नहीं हो रही होती वहां पे जाने की, लेकिन जैसे ही मुकेश को इस चीज का इल्म होता है तो वो CRP के 10 जवानों की एक टीम बनाता है और टीम बनाने के बाद जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद जगह जगह जंगल में माओवादी इलाकों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके पास जाके वो कमांडो अपना ढूंढ रहे होते हैं। चूंकि इनके लहदा कबीले होते हैं, इसलिए मुशेक को इस चीज का पता नहीं होता कि वो किस कबीले वाले लोग उठा के लेके गए। ऐसे ही जंगल में तलाश करते करते मुकेश को एक कबीला मिल जाता है जिन लोगों ने CRP के जवान को उठाया होता है। ये उससे बातचीत करता है, उनको समझाता है कि ये फौजी जवान है, इनको वापस कर दो, तुम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो वो जो माओवादी लोग होते हैं वो मुकेश को जानते हैं, चूंकि ये इनके बीच अक्सर आया जाया करता है, इसलिए ये बाकी कबीलों को भी जानता है और ये बाकी कबीलों से सिफारिश भी अपनी डलवा लेता है। यूं जो माओवादी लोग होते हैं ये CRP के जवान को छुड़वा देते हैं। अब होता कुछ यूं है कि इस तरह ये काफी मीडिया में भी हाईलाइट रहता है, इसकी काफी जान पहचान होती है और गवर्नमेंट जो होती है, फौज जो होती है, उनका भी कोई मसला हो जाता है, उनको भी अगर इन माओवादी लोगों से कोई काम पड़ जाता है तो वो डायरेक्ट जाके बात नहीं करते, इस मुकेश के जरिए ही बात करते हैं। क्योंकि मुकेश का उनके यहाँ आना जाना होता है, इसलिए ये गवर्नमेंट का और माओवादी लोगों का बीच का संबंध बन जाता है। माओवादी लोगों को अपनी कोई मांग पूरी करवानी होती या कोई बात मनवानी होती तो वो भी मुकेश के जरिए ही गवर्नमेंट तक खबर पहुंचाते और गवर्नमेंट को कोई अपनी बात मनवानी होती तो वो भी मुकेश के जरिए ही माओवादी लोगों के पास अपनी खबर पहुंचाते। यूं ही नाजरीन ग्रामी,
ग्रामी ऐसे होता है कि कुछ अरसे बाद एक नौजवान अगवा हो जाता है जो कि साथ की बस्ती के रहने वाला होता है। जब मुकेश को इस चीज का पता चलता है कि उसकी माँ बूढ़ी है और वो पैसे नहीं दे सकता, वाहन नहीं दे सकती, यूं वो अपना कैमरा पकड़ता है और पूरे जंगल में सारे कबीले छान मारता है। एक कबीले से वो लड़का मिल जाता है, जवान मिल जाता है। ये इस कबीले से बातचीत करता है, बातचीत करने के बाद उस जवान को भी छुड़वा देता है। नाज़रीन ग्रामी ये ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है। तो अब होता क्या है, ये भी काफी बड़ा जर्नलिस्ट होता है, इसका छोटा भाई होता है जो युकेश, वो भी काफी बड़ा जर्नलिस्ट होता है। होता तो वो बड़ा भाई है, लेकिन ये जो मुकेश होता है ये बड़ा जर्नलिस्ट बन चुका होता है उसे। नाजरीन होता कुछ यूं है कि 1 जनवरी 2025 नाजरीन ये साल का पहला दिन होता है। इस दिन बड़ा भाई युकेश अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसका भाई मुकेश अभी तक कमरे में नहीं आया। नाजरीन ग्रामी मुकेश का ये था कि वो जब भी अपने कमरे में आता पहले अपने भाई युकेश को जाके उसके कमरे में मिलता, फिर अपने कमरे में जाता, लेकिन आज नहीं आया था। तो उसका जो बड़ा भाई युकेश होता है वो समझता है कि 1 जनवरी का दिन है तो छोटा भाई इंजॉय कर रहा होगा दोस्तों के साथ, इसलिए आज नहीं आया। और वैसे भी बड़ा भाई थका हुआ था, वो सो जाता है। अगले दिन 2 जनवरी को वो उठता है। उठने के बाद वो नोटिस करता है कि छोटा भाई तो अभी तक उसके कमरे में नहीं आया उसको मिलने। तो वो किसी के हाथ पैगाम भेजता है कि जाके मुकेश को बोलो कि मेरे रूम में आए। लेकिन मुकेश के जब रूम में जाके वो बंदा देखता है तो उसके तो ताले लगे होते हैं, वो होता ही नहीं अपने रूम में। तो नाजरीन वो वापस आ जाता है, आके युकेश को बताता है। युकेश कहता है अच्छा ठीक है। युकेश अब अपने मीडिया के दफ्तर में चला जाता है, लेकिन काम करते हुए भी उसे टेंशन होती है कि भाई किधर चला गया। उसके नंबर भी बंद है सारे। नाजरीन उसके पास 2 मोबाइल होते हैं, 4 सिमें चल रही होती, 4 के 4 इस नंबर उसके बंद होते हैं। भाई काफी ज्यादा परेशान होता रहता है। ऐसे करता है कि वो उसके दोस्तों को कॉल करता है जो उन दोनों के मुश्तरका दोस्त होते हैं। एक दोस्त के जरिए पता चलता है कि रात 8:10 के ऊपर बात हुई थी मुकेश से और वो बोल रहा था कि मैं किसी के पास जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। तो ऐसे उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया। अब शाम के टाइम ये जो युकेश होता है चंद अपने पत्रकार दोस्त साथ लेता है और थाने पहुंच जाता है। वहां पे जाके FIR दर्ज करवाता है कि ऐसे कल का मेरा भाई गायब है और उसका नंबर भी बंद है। नाजरीन चूंकि एक ये काफी बड़ा नाम था, काफी मीडिया का मशहूर बंदा था, इसलिए पुलिस फौरन हरकत में आती है। नाजरीन ग्रामी 1 जनवरी 2025 को ये बंदा गायब हुआ था। 2 जनवरी 2025 को भाई ने जाके FIR करवाई और पुलिस फौरन मुतहरक हो गई। 2 जनवरी की रात को ही पुलिस ने उसकी लोकेशन निकाली तो पता चलता है कि ये जो साथ वाला इलाका है जिसका नाम है बस्ती चट्टन सतारा, इस इलाके में इसकी लोकेशन आई है। तो पुलिस वाले जो होते हैं इस इलाके में जाके उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे उसकी कहीं पे भी कोई लोकेशन का पता नहीं चलता। चूंकि लोकेशन आई होती इस बस्ती की, डायरेक्ट लोकेशन का पता नहीं चला होता कि किस मकान की किस जगह की आई है। तो ऐसे कुछ भी उसका पता नहीं चल रहा होता। पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो जो बड़ा भाई होता है युकेश, उसको याद आता है कि हाँ यहाँ पे तो मेरे चचाजाद भाई जो है जिसका नाम है तेज चंदाकर, इसका यहाँ पे एक प्लाट भी है, इनका यहाँ पे एक गोदाम भी है बड़ा सा। तो वो पुलिस को बताता है कि ऐसे गोदाम है। तो पत्रकार पुलिस के साथ होते हैं तो वो जाते हैं रतेश के उस फार्म हाउस के ऊपर, वो जो उन लोगों ने वो बड़ा सा बनाया होता है अपने वर्करों के रहने के लिए। नाजरीन ग्रामी वहां पे जाके पुलिस वाले पूछ-गूछ करते हैं तो वहां पे 17 कमरे बने होते हैं वर्करों के रहने के लिए। तो वहां पे रतेश तो नहीं मिलता, लेकिन उसका भाई जो होता है सुरेश चंदाकर बड़ा भाई वो मिल जाता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ऐसे इस बस्ती में लोकेशन आई मुकेश की जो कि तुम लोगों का चचा का बेटा है, तो क्या वो तुम लोगों के पास इधर आया? तो वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता, पिछले 2 साल से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, हमारे दरमियान कुछ अनबन थी, इस वजह से मैंने कभी उससे कोई बात नहीं करी, ना ही फोन के ऊपर कभी राब्ता हुआ। हाँ मेरा छोटा भाई जो राकेश था उसके साथ उसकी बातचीत होती थी, उसका वो दोस्त था। तो वो पूछते हैं रतेश किधर है? तो वो कहता है पुलिस वालों को कि उसका तो मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। पुलिस वाले उसका नंबर लेके उसको फोन करते हैं तो उसका नंबर भी बंद होता है। यहाँ पे पुलिस वालों को शक जाना उसके ऊपर शुरू हो जाता है। अब जो पत्रकार साथ होते हैं वो देखते क्या है कि वहां पे एक गटर बना हुआ है वॉशरूम का, जिसके ऊपर एक तो ढक्कन होता है गटर के ऊपर, जब भी गटर ओवर हो तो ये ढक्कन खोल के वहां से गंदगी निकाल लेते हैं। लेकिन नाजरीन ग्रामी यहाँ पे ढक्कन नहीं बना हुआ था, यहाँ पे उस गटर को सील किया हुआ था सीमेंट और बजरी के साथ। तो नाजरीन ग्रामी ये ताजा ताजा लग रहा था जैसे एक आधा दिन ही पहले ये काम किया हो। पत्रकार उस बारे में सुरेश से पूछते हैं तो वो कहता है ये तो हमने नया वॉशरूम बनाया, तो ये नया गटर बनाया, पुराने वाला गटर के ऊपर ज्यादा वॉशरूम चल रहे थे इसलिए वो तंग कर रहा था, एक गटर हमने अलग से नया बनाया और कुछ वॉशरूम इसके साथ अटैच करे हैं। तो पत्रकारों को यहाँ पे उसके ऊपर शक तो होता है कि इन लोगों ने ये जो गटर बनाया इसको सील क्यों किया, लेकिन वो ज्यादा कोई सवाल नहीं करते क्योंकि रतेश चंदाकर जो होता है वो मिल नहीं रहा होता जो उसका दोस्त होता है। नाजरीन अब पुलिस वाले उसकी लोकेशन निकालते हैं, टूल प्लाजे के ऊपर चेक करना शुरू कर देते हैं कि वो कहीं आया गया तो नहीं। एक टूल प्लाजे के ऊपर नजर आता है कि वो एक गाड़ी लेके जिसका नाम होता है
महिंद्रा थार एक टोल प्लाजा से गुजरता है और रायपुर में जाता है, और रायपुर में जाके एक टिकट बुक करवाता है कि रायपुर से वो उसने दिल्ली जाना है। ऐसे ही वो रायपुर से दिल्ली भाग जाता है। अब ये तो नजर आ जाता है पुलिस वालों को, और ये भी वो देखते हैं कि वो दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर जाके थार गाड़ी रुकती भी है, वो भी पार्किंग में नजर आता है। अब गाड़ी वहां पे खड़ी होती है और ये बंदा जो होता है रतेश, ये गायब होता है। नाजरीन, अब पुलिस वाले पकड़े तो पकड़े किसको, जिसके ऊपर शक है वो तो बंदा गायब है। पुलिस वाले क्या करते हैं कि इनको और ट्रेसते हैं, तो इनका एक और छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है दानेश चंदाकर। पुलिस वाले जाके इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसको थाने लेके आ जाते हैं। थाने लाके इससे पूछ-गूछ करते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये अपने ससुराल होता है, जो साथ ही ससुराल इसका होता है, वहां पे ये रह रहा होता है। तो ये कहता है कि मुझे तो इस चीज का नहीं पता कि उस रात मुकेश यहाँ पे आया था या नहीं आया था, मैं तो अपने ससुराल था, इस गांव में था। ये अपने ससुराल के गांव का बताता है जिस गांव से पकड़ा जाता है। तो पुलिस वाले इसकी बात नहीं मानते, सख्ती से इससे पूछ-गूछ करते हैं। तो नाजरीन, पहले तो ये नहीं मान रहा होता। पुलिस वाले जब अपना रंग दिखाते हैं तो ये मान जाता है और टूट जाता है और कहता है कि हाँ, वो तो कत्ल हो गया, उसको भाई रतेश ने कत्ल कर दिया, मेरा तो कत्ल में कोई हाथ नहीं, मैंने तो सबूत मिटाने में उनकी मदद करी है। पुलिस वाले पूछते हैं कि कैसे कत्ल किया, पूरी स्टोरी सुनाओ। तो वो सुनाता है कि ऐसे 1 जनवरी 2025 को रतेश ने कॉल करी बड़े भाई ने कि इधर आ जाओ, हम यहाँ पे पार्टी करते हैं। तो वो इधर आया, तो हम लोगों ने मिलकर खाना शाना खाया। खाना खाने के बाद रतेश जो होता है वो पूछता है इस मुकेश से कि यार तुम हमारे बारे में गलत गलत खबरें क्यों छापते हो। तो आगे से मुकेश कहता है कि यार तुम यहाँ पे, हम तो इंजॉय करने के लिए आए हैं, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। तो नाजरीन ग्रामी, इस चीज को यहाँ पे रोकते हैं। देखिए, अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पहले ये जान लेते हैं कि वो गलत खबरें क्या इनके बारे में छापता था और इन लोगों ने ऐसा क्या गलत काम किया था। तो नाजरीन ग्रामी, इसको भी शुरू से शुरू करते हैं, इनकी पूरी स्टोरी जानते हैं। नाजरीन, ये जो सुरेश होता है, इन सब का बड़ा भाई, रतेश और दिनेश का बड़ा भाई सुरेश होता है। इसकी पुलिस हेडक्वार्टर में एक कंटीन होती है। नाजरीन, कंटीन चलाने की वजह से इसके बड़े बड़े पुलिस के जो अधिकार होते हैं उनके साथ अच्छे तल्लुकात बन जाते हैं। नाजरीन, पुलिस के साथ तल्लुकात बनने के बाद ये क्या करता है, कंटीन से कुछ पैसे भी इसने जमा कर रखे होते हैं। यूं इसको छोटे छोटे ठेके मिलने शुरू हो जाते हैं। पुलिस के जो होते हैं छोटे छोटे ठेकों से काफी ज्यादा ये पैसे इकट्ठे करता है और काफी ज्यादा रुपया इकट्ठा करने के बाद नाजरीन ये बड़े ठेके पकड़ने शुरू कर देता है। अब होता कुछ यूं है कि जब भी हुकूमत का बड़ा टेंडर निकलता है इस इलाके में, महाराष्ट्र के इलाके में, तो ये उस टेंडर को उठा लेता है और इसका तल्लुक तो काफी ज्यादा होता है इन पुलिस वालों के साथ, बड़े बड़े अफसरों के साथ। तो ये सस्ते में तल्लुक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी उठा लेता है और ज्यादा पैसे भी हुकूमत से ले लेता है। इस तरह ये रोड भी बनाता है और ये बिल्डिंगें भी बनाता है गवर्नमेंट की, काफी चीजें बना रहा होता है। तो नाजरीन, आखिरी वक्त ये होता है कि जिस वजह से इस मुकेश का और सुरेश का आपस में तल्लुक खराब होता है, उसका रीजन ये होता है कि ये एक रोड की ठेका उठाता है जो कि 52 किलोमीटर बनना होता है। तो नाजरीन, ये 30 नवंबर 2015 को ठेका उठाता है और इसकी 50 करोड़ रुपया कीमत होती है इस ठेके की, और 1 साल के अंदर इसने ये रोड मुकम्मल करके देना होता है। लेकिन 1 साल के अंदर इससे ये रोड मुकम्मल नहीं होता और 50 करोड़ रुपया से ये अपने तल्लुक बेस की बिना के ऊपर पैसे ज्यादा करवा लेता है और 120 करोड़ करवा लेता है। यूं नाजरीन, बाद में ये रोड तैयार करता है 120 करोड़ में, जबकि इसने पहले ये ठेका उठाया था 50 करोड़ में। और ये जो रोड भी तैयार करता है ये भी नहायत ही नाकस रोड होता है, इसका कोई फायदा नहीं होता। इसमें एक दफा ट्रक गुजर जाए तो ये रोड खराब हो जाए, इतना गंदा रोड होता है। अब जो मुकेश होता है ये खुद पत्रकार होता है, इसके सामने ये सारी चीजें हो रही होती है। ये क्या करता है कि ये बात तो किसी से अभी नहीं करता, ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, लेकिन ये चीज मीडिया में आ जाती है कि ऐसे इसने गंदा रोड बनाया है। अब जो सुरेश होता है इसके ज़हन में ये आ जाती है कि ये जो रिपोर्ट पूरी मीडिया के पास गई है कि 50 करोड़ का ठेका उठाया था, 120 करोड़ हुकूमत से वसूल किए हैं, 52 किलोमीटर रोड बनाया और वो भी इतना नाकस के एक दफा एक भारी ट्रक गुजरे तो रोड खराब हो जाए। तो ये जो सुरेश होता है ये समझता है कि ये सारी खबर मीडिया में लीक मुकेश ने करी है, इस वजह से ये मुकेश के खिलाफ हो जाता है और 2 साल पहले इनकी अनबन भी हो जाती है। अनबन ऐसे होती है कि इसके छोटा भाई जो दिनेश होता है इसकी शादी होती है और ये अपनी दुल्हन के लिए हेलीकॉप्टर भी मंगवाता है और 10 करोड़ रुपया शादी के ऊपर खर्च कर देता है। और जिस इलाके में खर्च करता है इस इलाके में तो काफी गुर्बत भी होती है, जिसकी वजह से मुकेश इनकी ये भी खबर मीडिया में फैलाता है। पहले वाली तो उसने नहीं फैलाई होती, लेकिन ये खबर वो शादी वाली मीडिया के ऊपर लेके आता है, जिसकी वजह से हुकूमत जो होती है, PWD वाली पार्टी के जो रुकन होते हैं, PWD जो ऑफिस होता है गवर्नमेंट का, वो इस चीज के ऊपर एक्शन लेता है और इनकी पूछ-गूछ करना शुरू कर देता है कि कैसे तुम लोगों ने 10 करोड़ रुपया शादी के ऊपर खर्च किया, जो कि मामूली एक ठेकेदार है तुम लोगों का भाई, और तुम लोगों के पास और कोई कारोबार भी नहीं। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद PWD का जो महकमा होता है वो उस 52 किलोमीटर रोड की भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनके भी सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद वो उस रोड को फेल कर देते हैं और फेल करने के बाद इस सुरेश को बोलते हैं कि अगर ये रोड तुमने पूरा ठीक नहीं किया तो पूरा रोड दोबारा उखाड़ देंगे, उखाड़ के इन्हीं पैसों में तुमसे रोड नया बनवाएंगे और अच्छे वाला
वाला रोड बनवाएंगे, इसलिए तुम ये रोड अच्छा करके दो हम लोगों को, जो हम लोग इसको पास करें। नाजरीन, इस टेंशन की वजह से इसको सारा गुस्सा मुकेश के ऊपर आ रहा होता है कि इसकी वजह से हमारा सारा पोल खुल गया और इसका ये जो कैरियर है ये भी दाव के ऊपर लग गया। हुकूमत जो होती है इसको और टेंडर देने से भी इनकार कर देती है। यूं नाजरीन, इसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम की वजह से ये सारी सड़क को ठीक करता है। ठीक करने के बाद गवर्नमेंट के अपने तल्लक भी सारे इस्तेमाल करता है, बड़े बड़े अफिसरों के, फिर जाके कहीं पे रोड पास करवाता है और इसे टेंडर मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके दिल में ये नफरत इसके लिए पड़ गई थी मुकेश के लिए कि ये हमारा कारोबार बंद करवाता है। नाजरीन, ये सारी नफरत का रीजन था। इस वजह से ये जो सुरेश होता है ये अपने भाई रतेश के साथ और अपना भाई दनेश के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाता है कि हम इसको कत्ल कर देते हैं। तो नाजरीन, इसको पता होता है कि मैं खुद मंगवाऊंगा, तो उसने मुकेश ने मेरे कहने के ऊपर तो आना नहीं, क्योंकि वो मेरे खिलाफ है। और ये जो दनेश है ये भी मेरे साथ काम करते हैं, इसके साथ भी कहने के ऊपर नहीं आना। ये जो रतेश होता है ये बाहर होता है, इनके साथ काम नहीं मिलके कर रहा होता, दूसरे इलाके में होता है, लेकिन होता ये भी इनका साथी है। तो इसलिए ये जो सुरेश होता है रतेश को बोलता है कि तुम उसको मंगवाओ पार्टी के लिए। ऐसे रतेश उससे बात करता है, बात करने के बाद उसको मंगवाता है। तो मंगवाने के बाद अब जब ये दोनों बैठे खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने के बाद ये दिनेश भी आ जाता है, ये भी पास बैठ जाता है। तो अब ये जो पहले वो मैं आपको बता चुका हूं उससे सवाल करता है कि तुम हमारी फैमिली के खिलाफ क्यों हो यार, हम चचा ताए के बेटे हैं, तो तुम हमारी बात मीडिया में क्यों फैला देते हो, हमारे कारोबार के खिलाफ क्यों हो। तो वो कहता है मुकेश कि यार तुम लोग इस तरह की हरकतें ना करो, गवर्नमेंट से इतने पैसे वसूल करते हो, काम भी अच्छा नहीं करते, लोगों के लिए काफी परेशानी बनती है। तो ये बात करता है। इस बात की वजह से ये जो रतेश होता है वो उसको आगे से बोलता है कि तू इस चीज का ठेकेदार है। तो रतेश के साथ इसका एक फोरमैन महेंद्र राम बैठा होता है। ये और महेंद्र राम मिलके इसको सरियों से मारना शुरू कर देते हैं। यूं नाजरीन ग्रामी, ये इसकी जो पिंडलियां होती हैं उसके ऊपर सरिये मार मार के पिंडलियों को तोड़ देते हैं और उसके बाद उसकी कमर पे सरिये मारते हैं। इस वजह से काफी ज्यादा उसके ऊपर सरिये मारते हैं, तो उसके सर वगैरह में भी सरिये मारते हैं। तो अहले इलाका की गवाहियां भी मिलती है। वो कहते हैं उस रात हमने चीहो पुकार की हल्की हल्की आवाज सुनी थी, लेकिन हमने कुछ खास गौर नहीं किया, लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि यहाँ पे कत्ल हो गया, तो कत्ल की वजह से वो चीहो पुकार आ रही थी। नाजरीन, ये काफी सरिये मारते हैं, सरिये मार मार के उसको कत्ल कर देते हैं। जब वो मर जाता है तो मरने के बाद नाजरीन ये क्या करते हैं कि उसकी डेड बॉडी जो होती है उस गटर में फेंकते हैं, जिसमें वेस्ट मटेरियल होता है। तो उस गटर में फेंकने के बाद ऊपर से ये उस मशीन को मंगवाते हैं जो सीमेंट और बजरी को मिक्स करती है। उसको मंगवाने के बाद सीमेंट और बजरी मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये दिनेश होता है, रतेश होता है और ये महेंद्र राम होता है और ये सुरेश होता है, ये चारों इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद नाजरीन ये सीमेंट वगैरह बनाते हैं। बनाने के बाद ये वहां पे सारा कुछ बना देते हैं। चूंकि ये ठेकेदार तो सुरेश पहले होता है, बाकी भी इसके भाई जो होते हैं इस काम को जानते हैं, इस वजह से ये पूरा अच्छा सा एक तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उसके ऊपर वो लगा देते हैं और गटर को सील कर देते हैं। नाजरीन, अब जो पुलिस होती है इनको सारी चीज का पता चल चुका होता है। पुलिस वाले आते हैं, महेंद्र राम को भी उठा लेते हैं और सुरेश को भी उठा लेते हैं। ये रतेश जो होता है ये दिल्ली भागा होता है। पुलिस वाले दिल्ली राब्ता करते हैं। दिल्ली पुलिस से राब्ता करने के बाद इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इसकी लोकेशन वगैरह निकाली जाती है और दिल्ली से इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाजरीन, अब ये चारों गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने के बाद इनको वहां पे लेके जाया जाता है, उस गटर को जाकर तोड़ा जाता है। वो एक्सीवेटर मशीन भी मंगवा ली जाती है जिसके जरिए ये काम किया जाता है। वो मिक्सचर मशीन भी मंगवा ली जाती है। पुलिस उनको अपनी हिरासत में ले लेती है। नाजरीन, जब ये उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसका जब वो ढक्कन ऊपर से हटाते हैं जिसको सील किया होता है, तो अंदर क्या देखते हैं कि मुकेश की डेड बॉडी तैयार नहीं होती, जिसकी हालत बड़ी खराब होती है। नाजरीन, सरिये मार मार के जगह जगह पे उसके सुराख जिस्म के ऊपर किए होते हैं और उसका जिस्म की कंडीशन बहुत बुरी होती है, उसकी डेड बॉडी की हालत बहुत बुरी होती है। पुलिस वाले उसको बाहर निकालते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वो सारी चीजें कब्जे में ले ली जाती हैं। नाजरीन, उसके जो मोबाइल थे 2, नाजरीन इनसे मोबाइल के बारे में पूछा जाता है तो ये बताते हैं कि पास ही एक नदी होती है। कत्ल करने के बाद ये उन मोबाइलों को नदी पे ले जाते हैं ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। नदी के ऊपर लेके जाने के बाद ईंटों के साथ उनके मोबाइलों को तोड़ के नदी में फेंक दिया जाता है। अब पुलिस वाले गोताखोर मंगवाते हैं, नदी का पानी भी खुश्क करवाते हैं, रुकवाते हैं, लेकिन अभी तक उनके मोबाइल नहीं मिले। मोबाइल ढूंढ रहे हैं। अब ये सब लोग गिरफ्तार हैं और हिरासत के अंदर हैं। इनका केस चलना शुरू हो गया। आगे जो भी होगा वो तो आगे पता चलेगा। मुझे इजाजत दे अल्लाह निगहबान।